कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर की तिथि को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कंप्यूटर आज लोगों की ज़रूरत बन गई है, सारे एग्जाम से लेके हर ऑफिस में यह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो यह जानना अधिक ज़रूरी है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक या कंप्यूटर का पितामह जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं और कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर की तिथि को मनाया जाता है। सवाल अगला है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फेडरेशन कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और जो है नेहरू कप का संबंध बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल का संबंध किससे है? नेहरू कप से। नेहरू कप से जो है बास्केटबॉल का है और फेडरेशन कप का संबंध जो है वह फुटबॉल खेल से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक इनमें से न्यूटन, प्लूटो या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो प्रिंसिपिया पुस्तक के जो लेखक हैं वह अल्बर्ट आइंस्टाइन है, न्यूटन है। न्यूटन के द्वारा जो है प्रिंसिपिया पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन ए जो है तीसरा नंबर प्रश्नों का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जी हाँ, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला पुरस्कार है वह द्रोणाचार्य पुरस्कार है। क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपये की राशि जो है दिया जाता है। कितना? 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसमें पुरस्कार की जो राशि है वो 15 लाख रुपए है। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यह खेलों में सबसे सराहनीय पुरस्कार है, यानी खेल में सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था। अब इसका नाम जो है बदल गया है। अब इसका नाम कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब इसका नाम कर दिया गया है। याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी की जगह पर मेजर ध्यानचंद लगा दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो खेलों में सबसे सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और यह राशि 25 लाख रुपए की राशि होती है। कितना? 25 लाख रुपए। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, इसमें 15 लाख रुपए की राशि अर्जुन पुरस्कार में भी आते हैं। और फिर ध्यानचंद पुरस्कार है खेल के जीवन भर उपलब्धि के लिए। याद रखिएगा, ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल के जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त की तिथि को इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त की तिथि को इनके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हम एक एक प्रश्नों को पूरे उत्तर की व्याख्या के साथ कवर करते चलेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे बनेंगे तो वह प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सवाल 5वां है कि पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? पेट्रोलियम उत्पादक जो देश है ओपेक, इसका जो संगठन है ओपेक का, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वियना में स्थित है और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में, 1960 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों के गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है?
तो गांधीवादी अगर समाजवाद की बात की जाए तो गांधी जी जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गांधी समाजवाद में अहिंसा। गांधी जी हमेशा सभी जो जितने भी सत्याग्रह किए हैं सबको अहिंसात्मक ढंग से गांधी जी ने जो है चलाया है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समाजवाद की विचारधारा समानता व सबके विकास की पक्षधर है और यहाँ पर जो गांधी जी का समाजवाद है वह अहिंसा से संबंधित है। गांधी जी ने अपनी न्याय व्यवस्था के माध्यम से समाजवाद लाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति को लोकहित में प्रयोग करेगा, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। गांधी जी का कहना यह था कि इस धरती पर जितने भी जो संसाधन है वो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। यानी मनुष्य को अगर एक चीज़ प्राप्त होता है तो वह दूसरे चीज़ के लिए जो है ये हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनकी ज़रूरत को तो पूरा कर सकता है, लेकिन जो उनकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी उसको पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। सवाल अगला है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है मध्यम वर्ग के जमींदारों और व्यापारियों ने किया था मिलकर के। तो इसकी स्थापना जो ये हैं मुख्य लोग हैं वो कौन हैं? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करने का जो मेन श्रेय जाता है वो महादेव गोविंद रनाडे को, यानी एमजी रनाडे, ऑप्शन सी 1870 में किया गया था एमजी रनाडे के द्वारा। और इनके साथ में गणेश वासुदेव जोशी, कौन? गणेश वासुदेव जोशी इनके साथ थे। और महादेव गोविंद रनाडे के बारे में जानिए कि इन्हें जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले क्या हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। और जो है अंग्रेज अधिकारी ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और दादा भाई नौरोजी को जो है ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारत का महान वृद्ध व्यक्ति। और महादेव गोविंद रनाडे जो है यह महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात, याद रखिएगा, सबका जो उपनाम है वो हम आपको बता दिए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था अंग्रेज अधिकारी ने। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतांत्रिक नहीं थी? इसमें से किसकी शासन व्यवस्था जो है गणतांत्रिक नहीं थी? मगध है, कपिलवस्तु के शाक्य हैं, कुशीनगर के मल्ल है और वैशाली का लिच्छवी है। तो वैशाली का लिच्छवी आपको पता होगा कि वो सबसे प्राचीन गणतंत्र है। वैशाली का लिच्छवी जो है वो सबसे प्राचीन गणतंत्र है। और 16 महाजनपद में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए हैं, 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए हैं वह हुआ है कौन? सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ है मगध। और मगध महाजनपद में जो है मगध महाजनपद को क्या कहा गया? मगध महाजनपद जो है ये सबसे, जिसमें हर्यक वंश और हर्यक वंश के पश्चात जो है शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर जो है आगे चल करके उसमें जो है मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सारे वंश का शासन रहा है, जो कि एक गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं रही है। ऑप्शन ए, 8वां का ऑप्शन ए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि सर थॉमस रो नामक अंग्रेज किसके शासनकाल में भारत आया था? सर थॉमस रो नामक अंग्रेज जो है इनमें से किसके शासनकाल में भारत आया? सर थॉमस रो नामक अंग्रेज जो है वह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था 1615 ईस्वी में। कब आया था? अकबर के बाद जहांगीर का शासन था 1615 ईस्वी में। उसी समय सर थॉमस रो जो है वो भारत आया था और भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का उसने कानूनी अधिकार प्राप्त किया था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सर थॉमस रो जो है यह 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया और भारत में पहली अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने का उसने जो है कानूनी अधिकार जहांगीर से प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना के जो है प्रस्ताव पारित किया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा इनमें से किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना का
प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना, खुद मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है वह 1906 ईस्वी में ढाका में हुई है। कहाँ? 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। और 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत प्रांतों में 1937 में चुनाव हुए, फिर जो है सरकार का गठन हुआ। लेकिन 1939 में कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और मुस्लिम लीग ने उस खुशी में जो है मुक्ति दिवस मनाया था। और उसके पश्चात उन लोगों ने पाकिस्तान की मांग का जो है पहला ये किया। तो पहला जो पाकिस्तान का मांग था वो 22-23 मार्च, कब? 22-23 मार्च 1940 को, 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ अधिवेशन हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ और पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। और इस लीग की अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और ये कब मांग हुआ था? 22-23 मार्च 1940 ईस्वी को। कब? जब 1939 में कांग्रेस ने जो है प्रांतीय सरकार जो गठित हुआ था 1937 में इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद उन लोगों ने मुक्ति दिवस मनाया और उसके पश्चात लाहौर में मुस्लिम लीग का 22-23 मार्च 1940 को अधिवेशन हुआ। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्लिम लीग का जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। और वहाँ से पाकिस्तान का मांग सबसे पहला प्रस्ताव पारित हुआ। सवाल अगला है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो सांप्रदायिक पंचायत बनाया गया था उसमें किसके लिए अलग निर्वाचन समूह बनाया गया था, यानी किसको अलग चुनाव लड़ने का लिए जो है कहा गया था। तो यह प्रस्ताव बना था 16 अगस्त 1932 को। याद रखिएगा कब बना था? 16 अगस्त 1932 को। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने एक पृथक यानी अलग जो है निर्वाचन चुनाव लड़ने के लिए जो है ये बनाया, समूह बनाया। और वह समूह बनाया था दलितों के लिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जिन्हें अछूत कहा जाता था उस वक्त, उनके लिए उन्होंने जो है ये बनाया था। इससे पूर्व में 1909 में जो है उसने अलग से मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात की थी। और 1932 में दलितों के लिए अलग जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात किया। और इसी से जो है गांधी जी ये हुए। गांधी जी उस वक्त जो है पुणे के यरवदा जेल में थे, वहीं उन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया। और फिर जब उसके बाद 1932 में ही गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है पुणे में, तब जाकर के गांधी जी जो है अपना अनशन तोड़ते हैं। अगला सवाल है कि अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि, जी हाँ, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि इनमें से किसके साथ किया था? तो 1792 ईस्वी में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1792 ईस्वी में। याद रखिएगा 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, किनके साथ हुआ था? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ 1792 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। और यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान यह संधि हुआ। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान, जिनको जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। सवाल अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, प्राचीन 3 प्रमुख विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम, कब, किनके शासनकाल में? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में 450 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। 450 से लेकर 70 तक तैयार हुआ। ह्वेनसांग इत सिंह जैसे चीनी यात्री यहाँ पर जो है पढ़ने आए। और फिर जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा। और 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसे नष्ट जो है हुआ।
और उसके बाद फिर से इसे रीस्टार्ट किया गया है 2024 में, याद रखिएगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, 1873 एग्जैक्ट तिथि याद रखिए, 24 सितंबर 1873। कब? 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। और यह स्थापना जो है ब्राह्मणवाद और जो कुरीति थी समाज में उसके विरुद्ध में, और जो ये समझिए तो पूरा इसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध हुआ था सत्यशोधक समाज के द्वारा, मूर्ति पूजा का, कर्मकांड का, इन सबके विरोध में यह इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते चल रहे हैं और ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सवाल है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? जी हाँ, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो पृथ्वी जो है वह सूर्य के सबसे निकट जो है वह 3 जनवरी की तिथि को होती है और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी की तिथि को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी की तिथि को, और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई की तिथि को सबसे दूर होती है, 4 जुलाई की तिथि को, और इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उपसौर और अपसौर आप याद रखिएगा। 3 जनवरी की तिथि को उपसौर बनता है जिसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और 4 जुलाई की तिथि को अपसौर की स्थिति बनती है जिसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? जो भूकंपीय तरंग है इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंग जो है वह ठोस माध्यम से होकर के गुजर सकती है? तो इस तरंग जो है, इस तरंग यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, या ये तरंग जो है ठोस माध्यम से होकर, केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है। केवल ठोस पूछा जा रहा है, ठोस मतलब उसके अलावा तरल और मतलब गैसीय में ये नहीं ये हो सकता है, तो केवल ठोस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस तरंग की बात आएगी कि इस तरंग ही एक ऐसा तरंग है, भूकंपीय तरंग, जो केवल ठोस से होकर के गुजरती है। इसका जो औसत वेग होता है वो लगभग 4 किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, इस तरंग का वेग कितना होता है? 4 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसका वेग होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक को रूस से अलग करता है? जैसे भारत को जो है पाक जल संधि या भारत और श्रीलंका के बीच जैसे पाक जल संधि जो है वो पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं, पाक जल डमरू मध्य। तो ये पाक जल डमरू मध्य जो है यह भारत को श्रीलंका से अलग करने का कार्य करता है। उसी प्रकार से कौन सा जल डमरू मध्य जो है अटलांटिक को रूस से अलग करने का काम करता है? तो अटलांटिक को रूस से अलग करने का काम बेरिंग के द्वारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि बेरिंग जल डमरू मध्य जो है यह अलास्का को यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है रूस से अलग करता है। कौन? ये ऑप्शन ए 17 का सही उत्तर होगा। उसके बाद ऑप्शन है जिब्राल्टर, यह यूरोप खासकर स्पेन को अफ्रीका यानी मोरक्को से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर, जिसमें स्पेन को मोरक्को से अलग करने का काम करता है। किसको? याद रखिएगा, स्पेन को मोरक्को से अलग करने का काम कौन करता है? जिब्राल्टर के द्वारा होता है। डोबर है, यह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच है। डोबर कहाँ है? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। और फ्लोरिडा है, जो फ्लोरिडा यूएसए को वेस्ट इंडीज से अलग करने का काम करता है। फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा यूएसए का एक शहर है, तो फ्लोरिडा को वेस्ट इंडीज से अलग करने का ये जल डमरू मध्य काम करता है। याद रखिएगा, अटलांटिक को रूस से अलग करता है कौन? बेरिंग। जिब्राल्टर किसको? फ्रांस को मोरक्को से, या फिर ऐसे समझिए कि यूरोप को
अफ्रीका से अलग करने का काम जिब्राल्टर है। डोवर है जो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, और फ्लोरिडा है जो फ्लोरिडा यूएसए का शहर है, यूएसए को वेस्ट इंडीज से अलग करता है फ्लोरिडा। नेक्स्ट सवाल है कि म्यांमार से लगा भारत का जो सबसे लंबा संबंधित राज्य कौन सा है? म्यांमार से लगा जो सबसे लंबा संबंधित राज्य कौन सा है? म्यांमार से लगा हुआ जो सबसे लंबा संबंधित राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जो म्यांमार से लगता है। बांग्लादेश से लगेगा भारत की सीमा जो अन्य देशों से लगती है उसमें, तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल लगता है, नेपाल से सबसे लंबा उत्तर प्रदेश लगता है, और भूटान से सबसे लंबा असम लगता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश से सबसे लंबा कौन लगता है? बांग्लादेश से हमारा पश्चिम बंगाल लगता है, पश्चिम बंगाल, WB याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो है नेपाल से यूपी लगता है सबसे लंबा। नेपाल से तो बिहार की भी सीमा सटती है, लेकिन सबसे लंबी सीमा यूपी की सटती है। भूटान है, भूटान से जो है कौन सा देश लगता है, तो सॉरी कौन सा राज्य, तो अपना असम राज्य जो है भूटान से लगता है। इस प्रकार जो इधर के भारत के जो देश पड़ोसी देश हैं उससे सटने वाली सीमाओं को हम कवर किए हैं। अगला प्रश्न है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए कि सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य का है, तो पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से लगता है। अगला प्रश्न है कि 19वां, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है सामुदायिक विकास का ये प्रतिनिधित्व करता है, यानी यह पंचायती राज व्यवस्था इस बात की पुष्टि करता है कि सभी का सर्वांगीण विकास संभव हो सके, शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है और लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है और यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बिहार में 50% महिला आरक्षण किया गया है कि हर समूह के महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भागीदारी मिले, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि पंचायती राज व्यवस्था इनमें से सभी का प्रतिनिधित्व करता है। 20वां सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत 7 जून 1955, कब याद रखिएगा, 7 जून 1955 को जो उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने बीजी खेर, कौन बीजी खेर, ऑप्शन बी बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है भाषा आयोग का गठन किया। बीजी खेर की अध्यक्षता में भाषा आयोग का गठन किया। 1956 में अपना पहला प्रतिवेदन जो है ये आयोग ने दिया था राष्ट्रपति को, और इसी के तहत 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। दोस्तों, हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें अभी कवर किए हैं जो आपकी आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होने वाला है। इसलिए चलते चलते अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम अगले सेट के साथ आपके लिए उपलब्ध होंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सकते हैं सवाल हमारे स्क्रीन पर पहला आया है कि एक गोलाकार दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी गोलीय दर्पण होता है उसके मध्य में, गोलीय दर्पण के मध्य में एक बिंदु है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पण के केस में जो दर्पण के परावर्ती सतह के मध्य में जो यह बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इस बिंदु को P के नाम से जानते हैं, पोल यानी ध्रुव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्ती सतह के मध्य में जो बिंदु होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं ध्रुव के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ध्रुव के नाम से। और ध्रुव से जो सीधी रेखा खींची जाती है इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो है प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र C है और फोकस F है। तो ये फोकस दूरी जो होती है F, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी याद रखिएगा आप गोलीय दर्पण के केस में। और इस प्रकार जो है यहाँ पर ये C, P और F ये सभी एक सीध में है, एक लाइन में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि किसी चालक में विद्युत धारा
उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करता है? किसी चालक में विद्युत धारा जो है द्वारा ऊष्मा जो उत्पन्न होता है, विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? यहाँ पर हीट के लिए पूछा जा रहा है कि हीट को किस रूप में निरूपित करेंगे। तो विद्युत धारा के लिए जो है आई वी इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पर वोल्टेज इज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी वी इज इक्वल टू आई आर है। इसी फार्मूला से हम लोग निकालते हैं वी इज इक्वल टू एच, यानी ऊष्मा जो है वह होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, जहाँ आई जो है यह करेंट है, आई क्या है, यह विद्युत धारा है, आर जो है यह प्रतिरोध है, यानी रेजिस्टेंस है आर प्रतिरोध, और टी जो है धारा बहने का समय है, यानी जितना देर के लिए जो है जितना देर तक धारा प्रवाहित होगा उसी अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से जो है वहाँ पर हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी ऑप्शन बी जो है दूसरा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सबसे करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ आपके लिए डील करते चलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला हर अपडेट आप तक सबसे पहले आए। सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? यानी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह है कि रासायनिक परिवर्तन की भी कह सकते हैं आप, कि एक बार जब वह अभिक्रिया हो जाए, वह परिवर्तन हो जाए, तो दोबारा फिर वह वापस अपने अवस्था में नहीं लौटेगा। यह कौन सी अभिक्रिया है? बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल करके पानी बनेगा और फिर उस पानी को हम लोग फ्रीजिंग करके बर्फ बना सकते हैं, तो यह भौतिक परिवर्तन है या भौतिक अभिक्रिया में चला जाएगा। उसके बाद है आयोडीन क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं कि अगर गर्म करें तो ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में पहुंच जाए और बिना द्रव में बदले, और जब ठंडा करे तो गैस से सीधा ठोस हो जाए बिना द्रव में बदले, तो आयोडीन क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन होगा, फिर उसे ठंडा करेंगे आयोडीन क्रिस्टल हो जाएगा। गीले कपड़े का सूखना, गीला कपड़ा सूख जाएगा, फिर पानी से हम उसे भिगो सकते हैं। ये सारा भौतिक परिवर्तन है, यानी एक बार परिवर्तन हो जा रहा है पुनः उस वापस स्टेट में लौट आता है। लेकिन मक्खन का खट्टा होना, एक बार जब मक्खन खट्टा हो जाएगा तो फिर वह जो है क्या होगा, वह मक्खन दोबारा फिर हमें उस प्रकार का स्वादिष्ट नहीं बन सकता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और उसी प्रकार दूध से दही जमना रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, कोयला का जलना, कागज का जलना, ये सारा जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी एक बार जब ये परिवर्तन हो जाता है तो पुनः इस स्टेट में वापस दोबारा नहीं आ पाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल चौथा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी इसमें से किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, याद रखिएगा, कि जैसे अगर आप किसी बस में, चलती हुई बस में बैठे हैं, तो आप बैठे हैं तो आपके बैठे होने की वजह से आपके पास स्थितिज ऊर्जा है, और चूंकि बस गति में है तो इस वजह से गतिज ऊर्जा भी है। तो वहाँ पर आपके पास जो है यांत्रिक ऊर्जा की बात आएगी, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का क्या होता है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। चौथा का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा के लिए जो होता है वो हाफ mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, जहाँ पे m जो है वस्तु का द्रव्यमान है और v जिस वेलोसिटी से, जिस वेग से वस्तु गति में है वो v है। तो यहाँ पर वेग बढ़ने से या द्रव्यमान बढ़ने से वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। उसी प्रकार जो है स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको mgh के नाम से जानते हैं। यानी m वस्तु का द्रव्यमान, g जो है ग्रेविटी है और h जो है वो हाइट है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अगर द्रव्यमान बढ़ता है या वस्तु का हाइट बढ़ता है तो फिर वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे ऐसे समझिए कि अगर कोई 10 केजी का वस्तु पृथ्वी पर या जमीन पर रखा हुआ है और यही 10 केजी का वस्तु छत पर रखा हुआ है, दोनों विराम अवस्था में है, दोनों में स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जो वस्तु छत पर रखा है उसका स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें h का मान बढ़ जाएगा, और जो जमीन पर रखा हुआ वस्तु होगा उसका स्थितिज ऊर्जा
कम होगा, क्योंकि एच का मान उसका कम रहेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग है, और याद रखिएगा गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो हाफ mv² है और स्थितिज ऊर्जा के लिए mgh है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? विद्युत का चालक इसमें से कौन सा घोल नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का घोल जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। एसिटिक अम्ल का जो घोल है यह भी विद्युत का सुचालक होता है। चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का जो घोल है यह भी विद्युत का सुचालक होता है। तो जो विद्युत का सुचालक नहीं है वह है ग्लूकोज का घोल, यानी ऑप्शन बी 5वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम कवर कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सवाल है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो वहां पर क्या होता है? जैसे सघन माध्यम की अगर हम बात करें कि प्रकाश की किरण अगर कांच से इधर हवा में प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में आएगी तो वहां पर क्या होगा कि वह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर और तेज गति से गमन करेगी, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। और सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण इंटर करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और विरल माध्यम में जब जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यहाँ पर हम लोग कांच और हवा का उदाहरण लिए हैं। कांच से अगर यहाँ पर ये मान लीजिए कि जो है यह P जो है इसका परपेंडिकुलर है, अभिलंब है, और किरण जो है ये I किरण आ रही है, तो ये I किरण जो है यहाँ पर जब कांच से हवा में इंटर करती है, रिफ्रैक्टिव रे जो R बनती है, तो यह अभिलंब से दूर जाती है और जो है यह तेज गति में जाती है, क्योंकि इसका माध्यम विरल हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाएगी। अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित उपकरणों में से उपकरण का नाम है कौन सा चालक में विभवांतर यानी वोल्टेज को मेंटेन रखता है? वोल्टेज को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? ए मीटर से करंट की माप करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। ए मीटर से क्या करते हैं? करंट मापते हैं, विद्युत धारा की माप करते हैं। किसी भी सर्किट में विद्युत धारा मापना हो तो किससे मापेंगे? ए मीटर से। वोल्ट मीटर से वोल्टेज को किसी भी परिपथ में जो धारा है परिपथ में विभवांतर को मापने का काम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर से मापेंगे। गैल्वेनोमीटर जो है इससे जो है ये गैल्वेनोमीटर से हम लोग जनरली प्रतिरोध को मापते हैं। और यहाँ पर चूंकि सेल और बैटरी बचता है, सेल या बैटरी जो किसी भी परिपथ में या उपकरण में विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। सवाल अगला है कि किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है। जी हाँ, वस्तु का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन को पहले समझिए कि अगर कोई ए से वस्तु बी तक की दूरी तय करती है, ए से बी तक की दूरी किधर से तय करती है? सी होकर के वो तय करती है, ऐसे तय करती है। तो ए से बी की जो न्यूनतम दूरी है यह विस्थापन कहलाता है। ये सी होकर के दूरी तय की, लेकिन जो न्यूनतम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वह विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर ए से बी की दूरी क्या है? विस्थापन है। अगर विस्थापन की अगर हम बात करें तो कभी कभी केस में क्या होता है कि हम यहाँ से ए से चलना प्रारंभ किए और फिर घूमते हुए फिर कहाँ पहुँच गए? बिंदु ए पर ही पहुँच गए। तो ऐसे केस में यहाँ पर धनात्मक था, यहाँ पर हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वह शून्य हो जाता है, क्योंकि जो जिस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और जिस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं दोनों पॉइंट एक ही हो जाता है, तो वहां पर विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो उसी प्रकार जो विस्थापन है वो ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है। तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी केस ऐसा बनता है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। सवाल 9वां है हमारे स्क्रीन पर कि प्राचीन काल के जानवरों
पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? जी हाँ, फिर से पढ़िएगा कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का जो अध्ययन का विज्ञान है यह पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। पैलियोंटोलॉजी यानी ऑप्शन सी के नाम से जाना जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शन ए में। एंथ्रोपोलॉजी में क्या है कि यह मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा इत्यादि का अध्ययन बताता है। किसका? एंथ्रोपोलॉजी क्या बताता है? मानव का विकास, उसका रीति रिवाज, उसका इतिहास, उसका परंपरा, इसको बताता है कौन? एंथ्रोपोलॉजी। और आर्कियोलॉजी है, यह पुरातात्विक विज्ञान है। पुरातात्विक विज्ञान का मतलब यह है कि जैसे अवशेष के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष का जो अध्ययन हुआ तो वो आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI, ये इंडिया का एक ये है मतलब संस्था है जो इसका अध्ययन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा या फिर हड्डी? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ऑस्टो से ऑस्टियोपोरोसिस है, याद रखिएगा। ऑस्टो से जो रोग होता है वो जनरली विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन डी की कमी से जो है हड्डी से संबंधित है। इसी विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में रोग होता है उसको रिकेटस के नाम से जानते हैं और जो वयस्क में जो रोग होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। और बच्चा को होने वाला रोग रिकेटस कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकेटस, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है 11वां है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? सबसे सरल इलाज है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए। और इसी वजह से जो रोग होते हैं तो डॉक्टर्स जो है दवा के साथ साथ जो एक दवा जोड़ता है एंटीबायोटिक्स। तो याद रखिएगा ये सबसे आसान इलाज है कि हम बैक्टीरिया को रोक सके एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके। सवाल अगला है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए कवर कर रहे हैं, इसलिए आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आप तक पहुंचे। और अगर यह क्लास आपको पसंद आ रहा है, आपको इस क्लास से फायदा मिल रहा है तो आप इसको वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। सवाल है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न कैसे है? तो अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें नए जीव जो है माता पिता के समान होते हैं। किसमें? लैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक जनन और क्या है कि सामान्य कोशिका विभाजन होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में क्या होता है? सामान्य कोशिका विभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? सामान्य कोशिका विभाजन जो प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत में होता है और इसका विखंडन जैसे अमीबा के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। ये इसमें डिफरेंस है। अगला है कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? जी हाँ, 13वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? जी, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो पोषक उत्तक का कार्य करता है कौन? एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म्स जो है यह भ्रूण में पोषक उत्तक का कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? जी हाँ, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा जो है वो किस कारण बढ़ता है? तो यह है कि एक पौधे के जो तना या जड़ का जो घेरा है या लेटरल मेरिस्टेम के कारण, लेटरल मेरिस्टेम यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। जब पौधा अवरोही भाग जो मूलांकुर में विकसित होता है, जड़ है और जिबरेलिन्स हार्मोन पौधे को लंबा करने तथा फूल बनने में मदद करता है। याद रखिएगा। सवाल अगला है कि 15वां है उत्तक के संबंध में
कौन सा कथन सही है? जी हाँ, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़ेंगे तीनों को हम लोग। कोशिका से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, सही है। छोटी छोटी कोशिका से मिलकर के उत्तक बनता है, जो एक तरह की कोशिका एक कार्य करने के लिए उत्तक बनाता है, और उत्तकों का समूह अंग बनाता है, और अंग का समूह अंगतंत्र बनता है, फिर उससे शरीर का निर्माण होता है। उत्तक शब्द का प्रयोग विचट ने किया, बिल्कुल सही है। और है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं, उत्तक कहलाती है। उत्तक का परिभाषा ही यही है कि समान रूप से एक कार्य को अंजाम देने के लिए जो कोशिकाओं का समूह होता है वो उत्तक कहलाता है। तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, उत्तक कहलाता है। यह उत्तक का परिभाषा है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। सवाल अगला है कि मानव शरीर के भीतर रक्त में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? मानव शरीर के भीतर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? बाहर निकलने पर वही रक्त थक्का बन जाता है, जबकि जो है ये शरीर में वह रक्त नहीं जमता है। क्यों? किसकी उपस्थिति के कारण? तो वह है हिपैरिन, हिपैरिन के उपस्थिति के कारण, हिपैरिन के उपस्थिति के कारण, हिपैरिन के उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है, जबकि फाइब्रिनोजेन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। फाइब्रिनोजेन खासकर जब विटामिन के जो है वो अगर उसकी कमी होती है तो फिर हमारा रक्त थक्का नहीं बन पाता है। सवाल अगला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो ब्लू ग्रीन एलगी है, नील हरित शैवाल, ये कौन से फसल के खेतों में पाए जाते हैं? नीले हरित शैवाल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यह किस में पाया जाता है? किस खेत में? धान, गेहूं, मक्का। तो आपको पता होगा कि जो दलहन फसलें हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एलगी के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वह किस खेत में होता है? तो यह धान की खेती में होता है। किसमें? धान की खेती में। जी हाँ, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नील हरित शैवाल किसान द्वारा जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, और नील हरित शैवाल सामान्य रूप से धान के फसल में करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये पूरी करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? हैजा जो है ये विब्रियो कॉलरी के नाम से जाना जाता है, और फिर कुष्ठ रोग जो है या कोढ़ या कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद टेटनस है जिसको क्लोस्ट्रीडियम के नाम से जानते हैं, क्लोस्ट्रीडियम के नाम से जानते हैं। और प्लेग जो है ये ऑप्शन गलत है, सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि प्लेग को जो है बैसिलस पेस्टिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैसिलस पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस। किस नाम से जानते हैं? बैसिलस पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस के नाम से जानते हैं। और काली खांसी का अगर रहे तो उसको होमोफिलस प्रोटिस के नाम से जानते हैं। होमोफिलस ये होमोफिलस जो प्रोटिसिस है, होमोफिलस प्रोटोसिस, इसको काली खांसी को जानते हैं। किसको जानते हैं? काली खांसी को। याद रखिएगा। बाकी ये तीनों सही सुमेलित है, और हेमोफिलस जो प्रोटिसस है ये काली खांसी को जाना जाता है, और प्लेग को बैसिलस पेस्टिस के नाम से जानते हैं। सवाल 19 है दोस्तों। हम 20 प्रश्नों के इस सेट में 19वें प्रश्न पर आ चुके हैं। हम सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किए हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति जो है यह किसने खोज किया था? इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति का खोज ऑप्शन ए डी ब्रॉली के द्वारा किया गया था। डी ब्रॉली यानी डॉक्टर ब्रॉली के द्वारा किया गया था। और 20वां जो आज के इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें उन्होंने 7 आवर्त रखा था, और
9 वर्ग रखा था। कितना? 9 वर्ग रखा था। मेंडलीव ने कहा था कि तत्व के परमाणु भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। याद रखिएगा, मेंडलीव ने क्या कहा था कि तत्व के बढ़ते भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है तत्व का बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। 7 आवर्त 9 वर्ग में बनाया था, इस वजह से वो फेल हो गए। मोस्ले के द्वारा बनाया गया जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके द्वारा बनाया गया है? मोस्ले के द्वारा। इन्होंने 7 आवर्त और 18 वर्ग रखा है, जिसमें जो 18वां वर्ग है यह अंतिम है। जो इसमें जो है 18वां वर्ग जो है अंतिम वर्ग, इसमें निष्क्रिय गैस को इन्होंने रखा है। और मोस्ले ने बताया कि तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके बढ़ते परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। सिर्फ द्रव्यमान और संख्या में अंतर था, इसलिए मेंडलीव फेल हो गए और मोस्ले का आवर्त सारणी अभी प्रभावशाली है। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कवर किए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। इसलिए आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।